वाइज सीन वाइज ऑफ एज यू लाइक इट। तो सबसे पहले है एक्ट वन, उसका है सीन वन। ओके, स्टार्ट रीडिंग। द एक्सपोजिटरी सीन ओपन्स अपॉन द ऑर्चर्ड अटैच्ड टू ओलिवर्स हाउस। तो जो एक्सपोजिटरी सीन है, एक्सपोजिटरी सीन का मतलब शुरुआती सीन, वो कहाँ ओपन होता है? एक ऑर्चर्ड में। ऑर्चर्ड क्या होता है? एक बगीचा, उसको ऑर्चर्ड कहते हैं। वो ओलिवर के हाउस के साथ अटैच है, यानी ओलिवर के घर के अंदर सीन जो है पहला शुरू होता है, उसके बाग में। ऑरलैंडो इज सीन कंप्लेनिंग टू एडम। तो इस सीन में क्या होता है? ऑरलैंडो एडम से कंप्लेन कर रहा है, एडम उसका नौकर है, अगेंस्ट हिज ब्रदर। और शिकायत किससे कर रहा है? एडम से शिकायत कर रहा है। और किसकी शिकायत कर रहा है? अपने भाई की, ओलिवर की। दैट ए पोल्ट्री सम ऑफ 1,000 crowns which was left by his father in his will for his upbringing and welfare has been misappropriated by his brother and that he has denied him a good upbringing and education। बहुत लंबा सेंटेंस था ये, दोबारा पढ़ लेते हैं कि ओलिवर कंप्लेन कर रहा है एडम से, ऑरलैंडो कंप्लेन कर रहा है एडम से ओलिवर के खिलाफ। दैट ए पाल्ट्री सम ऑफ 1,000 crowns, कि एक बहुत ही छोटी सी रकम, पोल्ट्री का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही छोटी रकम, सम का मतलब रकम, एक बहुत ही छोटी रकम, कितनी? ऑफ 1,000 crowns, 1,000 क्राउन की, क्राउन एक मुद्रा है। विच वॉज लेफ्ट बाय हिज फादर, जो उसके पापा छोड़ के गए थे, इन हिज विल, उसकी वसीयत में, फॉर हिज अपब्रिंगिंग, उसके पालन पोषण के लिए, एंड वेलफेयर, और उसकी भलाई के लिए, हैज़ बीन मिस एप्रोप्रिएटेड, उसका दुरुपयोग किया गया है। मिस एप्रोप्रिएट का मतलब उसका दुरुपयोग किया गया है, बाय हिज ब्रदर, उसके भाई द्वारा। एंड दैट, और ही हैज़ डिनाइड हिम ए गुड अपब्रिंगिंग, और उसके भाई ने उसका सही तरह से पालन पोषण नहीं किया, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं की। अपब्रिंगिंग क्या होती है? परवरिश। एंड एजुकेशन, और ना ही उसकी अच्छी एजुकेशन की है। तो इस लाइन में ऑरलैंडो ओलिवर की कंप्लेन कर रहा है अपने नौकर एडम से। क्या कंप्लेन की उसने? कि उसके पापा ने इतने पैसे छोड़ के गए थे, वो एक तो पापा उसके बहुत कम पैसे छोड़ के गए, और दूसरा मेरे भाई ने उन पैसों का दुरुपयोग किया, उसने मेरे ऊपर खर्चा कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पढ़ाया लिखाया, ना मेरी अच्छे से परवरिश की। आपको कहानी की समरी याद है ना कि ओलिवर और ऑरलैंडो दो भाई हैं। ओलिवर और ऑरलैंडो के पापा की डेथ हो गई। अब पापा की डेथ होने से वहाँ का कानून ये था कि पापा की जितनी भी एस्टेट होती है, जितनी भी संपत्ति होती है, वो किसको मिलेगी? बड़े को, प्रीमोनिजेचर, वो एक कानून था। तो उसके हिसाब से ओलिवर को मिल गई। अब ओलिवर के ऊपर ये जिम्मेदारी थी नैतिक रूप से कि वो अपने छोटे भाई की भी केयर करे। उसने अपने छोटे भाई की केयर नहीं की, वो उससे दुश्मनी रखता था। तो ऑरलैंडो इस बात की कंप्लेन कर रहा है कि मेरे पापा जो छोड़ के गए थे पैसे, वो पैसे ओलिवर सही ढंग से यूज नहीं कर रहा है। साइलेंट कर दो ना। ओके, आगे। वाइल हिज यंगर ब्रदर जेकस वाज स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी, और उसका छोटा भाई और है एक जेकस, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एंड द रिपोर्ट स्पीक इन गोल्डन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट ही वाज मेकिंग, और वहाँ पर वो अच्छी खासी प्रोग्रेस भी कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। उसकी रिपोर्ट ये बताती है, रिपोर्ट बोलती है उसकी। ही हिमसेल्फ वाज bereft ऑफ द सेम, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हिज कंडीशन वाज नो बेटर देन रस्टिक और एन ऑक्स स्टार्क्ड टू वर्क। अब वो ऑरलैंडो कह रहा है कि उसकी जो कंडीशन है एक बैल से ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो गांव का जो बैल होता है जिसको दिन रात काम कराया जाता है, उसकी कंडीशन तो उसके जैसी है ऑरलैंडो की, क्योंकि ओलिवर उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहा है, उससे काम करवा रहा है। इवन ओलिवर्स हॉर्सेज वर मेंटेन्ड बेटर एंड देयर ट्रेनर्स वर हायर्ड डियरली। आगे एक और शिकायत कर रहा है कि ओलिवर के घोड़ों की अच्छे से सेवा की जाती है मेरे से ज़्यादा, मेरी इतनी केयर नहीं हो रही जितनी वो अपने घोड़ों की मेंटेनेंस कर रहा है, और उसके ट्रेनर को बहुत अच्छी खासी फीस दे रहा है, घोड़ों के ट्रेनर को, लेकिन मेरे लिए उसके पास पैसा नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ ए गुड अपब्रिंगिंग एंड गुड एजुकेशन ही वॉज लूजिंग द टैलेंट्स ही वॉज एंडोड विद बाय नेचर। अब क्योंकि उसकी अच्छी परवरिश नहीं हो रही है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उसका जो टैलेंट भगवान ने उसको दिया था, नेचर ने उसको दिया था, उसका अब यूज नहीं हो पा रहा है। मैं अपने टैलेंट का कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास मौके नहीं है। Now he had begun to feel the spirit of his father grow strong and rebel against that servitude। अब उसके अंदर विद्रोह की भावना आ रही है कि वो अपने भाई के प्रति विद्रोह कर दे। रेबल का मतलब क्या होता है? विद्रोही बन जाना। सर्विट्यूड, ये जो सर्वेंट से बना है सर्विट्यूड, नौकरी जो कर रहा है, वो गुलामी जो कर रहा है, उसके खिलाफ। इन द मीन वाइल ओलिवर एंटर्स एंड ए कन्फ्रंटेशन स्टार्ट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स, और उसी समय ओलिवर आ जाता है। फिर जब वो ये बातें अपने नौकर को बता रहा होता है कि किस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है,
तभी ओलिवर आ जाता है और दो भाइयों के बीच में कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाता है। कन्फ्रंटेशन का मतलब आमना सामना, लड़ाई, सीधी बहस कह सकते हो। ओरलैंडो वेंट्स हिज एंगर एंड रिपीट्स हिज कंप्लेंट्स। अब ओरलैंडो उसके सामने फिर से अपना गुस्सा निकालता है। वेंट का मतलब निकालता है गुस्सा, और रिपीट करता है अपनी कंप्लेन को, यानी वो जो कंप्लेन जो उससे पहले उसने नौकर को की थी, अब ओलिवर के सामने भी ये कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। ही एक्नॉलेजेस द सीनियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी ऑफ द एल्डर ब्रदर। वो इस बात को स्वीकार करता है कि जो बड़ा भाई होता है वो सीनियर होता है और सुपीरियर होता है, भी बड़े भाई की इज्जत करनी चाहिए, बड़ा भाई होता है, ये बात तो मानता है वो। बट एट द सेम टाइम ग्रीव्स, परंतु उसी समय वो दुखी भी होता है एट हिज नेग्लेक्ट बाय हिम, क्योंकि उसका बड़ा भाई क्या कर रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये सारी बातें डायलॉग्स में है, प्ले के अंदर बातचीत है, जैसे फिल्म में होता है वैसे, लेकिन अपने यहाँ पढ़ रहे हैं इसकी समरी, तो इसलिए इसमें अपने इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं इसको कि ये बात हुई। द टू ब्रदर्स कम टू फिजिकल ब्लोज बट ओरलैंडो प्रूव्स सुपीरियर एंड होल्ड्स हिम बाय हिज नेक। अब दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, फिजिकल ब्लो करते हैं एक दूसरे पे, मारपीट शुरू हो जाती है, और उसमें ओरलैंडो जो है वो सुपीरियर साबित होता है। ओरलैंडो थोड़ा ताकतवर होता है फिजिकली, और वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है। एडम द सर्वेंट टू द टू ब्रदर्स हैज़ टू इंटरवीन। तो एडम जो दोनों भाइयों का नौकर था वो इंटरवीन करता है। इंटरवीन करने का मतलब हस्तक्षेप करता है, बीच में आता है, उनके रुकवाता है। बट बिफोर ओरलैंडो लेट्स गो ऑफ ओलिवर ही टेल्स ओलिवर स्ट्रेट दैट ही वुड नॉट टॉलरेट द मीन ट्रीटमेंट एट हिज हैंड्स। परंतु जब ओरलैंडो ओलिवर को छोड़ता है तो उसी वक्त वो ओलिवर को सीधा सीधा बता देता है कि वो ये घटिया ट्रीटमेंट अब और टॉलरेट नहीं करेगा। मीन ट्रीटमेंट का मतलब घटिया व्यवहार, वो अब टॉलरेट नहीं करेगा। टॉलरेट करने का मतलब सहन नहीं करेगा। एट हिज हैंड्स, उसके हाथों से, ओलिवर के हाथों से। एंड ही मस्ट बी अलाउड टू परस्यू दोज ऑक्यूपेशंस दैट बिफिट ए जेंटलमैन। और उसको वो काम करने की आज्ञा मिलनी चाहिए जो एक जेंटलमैन को करने चाहिए। ओरलैंडो कह रहा है कि मुझे वो कुछ करना चाहिए, या मुझे वो कुछ करने की इजाज़त दे देनी चाहिए मेरे बड़े भाई को जो एक जेंटलमैन को करना चाहिए। और एल्स ही शुड गिव हिम हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय हिज फादर। और अगर वो मुझे मेरा मनचाहा काम नहीं करने दे सकता तो मेरे पापा ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है उसका हिस्सा मुझे दे दे। फिर ओलिवर ट्रीट्स एडम सो शेबीली कॉलिंग हिम एन ओल्ड डॉग एंड आस्क्ड देम टू लीव। अब ओलिवर एडम के साथ भी बहुत ही गंदा व्यवहार करता है। शेबीली का मतलब बुरी तरह से व्यवहार करता है नौकर के साथ, और उसको ओल्ड डॉग भी कहता है, बूढ़ा कुत्ता कहता है। एंड आस्क देम टू लीव, और दोनों को क्या कहता है, जाने के लिए कहता है। आफ्टर दे हैव लेफ्ट ओलिवर डिसाइड्स टू डू अवे विद हिज ब्रदर एंड कॉल्स हिज फ्राइटफुल कोर्ट रेसलर चार्ल्स। अब जब वो चले जाते हैं दोनों, तो पीछे से ओलिवर डिसाइड करता है अपने ब्रदर से छुटकारा पाने का। डू अवे का मतलब होता है किसी तरह छुटकारा पाया जाए, इसको रास्ते से हटाया जाए। तो फिर वो प्लान सोचता है, वो किसको बुलाता है, चार्ल्स को। चार्ल्स कौन है, फ्राइटफुल कोर्ट रेसलर। चार्ल्स एक पहलवान है, कुश्ती करता है वो। तो वो चार्ल्स को बुलाता है कि चार्ल्स से इसकी कुश्ती करवाते हैं, चार्ल्स इसको मार देगा या घायल कर देगा या इसको रास्ते से हटा देगा। द इनिशियल कन्वर्सेशन बिटवीन चार्ल्स एंड ओलिवर थ्रो लाइट एट द गोइंग्स ऑन एट द कोर्ट। अब जब चार्ल्स और ओलिवर की शुरुआती बातचीत होती है तो उसमें कोर्ट में जो कुछ चल रहा होता है, दरबार में, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। वी लर्न दैट द ओल्ड ड्यूक हैज़ बीन टर्न्ड आउट ऑफ द किंगडम। कोर्ट का मतलब यहाँ पे राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में क्या हुआ, एक और घटना घटी थी ना, कि जो ड्यूक सीनियर होता है उसको सिंहासन से हटा करके उसका छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक राजा बन जाता है। कल पढ़ा था ना हमने, पढ़ा तो था समरी के अंदर। एक तो ये प्लॉट चल रहा है ओलिवर और ओरलैंडो का, ये तो चलो किसी घर की बात थी। राजा के घर में क्या हुआ, जो राजा था उसके छोटे भाई ने बड़े भाई राजा को सिंहासन से हटा करके खुद राजा बन गया था वो। और फिर वो राजा कहाँ चला गया, फॉरेस्ट ऑफ एल्डन में, वो जंगल में चला गया था अपने फॉलोवर्स के साथ। तो यही बात है। वी लर्न दैट द ओल्ड ड्यूक हैज़ बीन टर्न्ड आउट ऑफ द किंगडम। हमें पता लगता है उनकी बातचीत से कि जो बूढ़ा ड्यूक है, ड्यूक का आप राजा समझ सकते हो, बूढ़ा ड्यूक जो है उसको किंगडम से बाहर निकाल दिया गया है। एंड इज यंगर ब्रदर हैज़ बिकम द ड्यूक। और उसकी जगह कौन बन गया, ड्यूक, छोटा भाई बन गया है। सम ऑफ द लॉयल लॉर्ड्स हैव अकम्पनीड द एक्साइल्ड ड्यूक। लेकिन जो कुछ वफादार लॉर्ड्स थे, कुछ वफादार जो दरबारी थे, वो उस बड़े राजा के साथ या उसके बड़े भाई जो था जिसको हटा दिया गया था उसके साथ जंगल में चले गए। एक्साइल करने का मतलब होता है जंगल की ओर चले जाना, वानप्रस्थ करना, संन्यास ले लेना। एट देयर ओन फ्री विल, वो अपनी मर्जी से गए। फ्री विल का मतलब अपनी स्वतंत्र इच्छा से। बट देयर प्रॉपर्टी हैज़ बीन कन्फिस्केटेड। अब जब वो दरबारी लोग पुराने राजा के वफादार थे तो नए राजा ने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दिया। कन्फिस्केट करने का मतलब जब्त कर लिया, छीन ली उनकी। वी ऑल्सो लर्न दैट रोजालिंड वॉज डिटेन टू गिव कंपनी टू सीलिया। हम यहाँ पे ये भी पता लगता है, ये सारी बातें हमें कैसे पता लगती हैं, ओलिवर की बातचीत हो रही है ना चार्ल्स के साथ,
तब पता लगती है, वो बातों में ये जिक्र करते हैं कि ऐसा ऐसा कोर्ट में हो गया है। तो हमें ये भी पता लगता है कि रोजालिंड जो बड़े भाई उस राजा की बेटी थी ड्यूक सीनियर की, उसको दरबार में ही रख लिया है सीलिया के साथ। क्यों रख लिया था ये आपको पता ही है। रोजालिंड क्यों नहीं गई अपने पापा के साथ? क्योंकि वो उस छोटे भाई की बेटी सीलिया की बहुत घनी मित्र थी। तो उसने, जो ड्यूक जूनियर था, उसने उसको इजाज़त दे दी कि तू मत जा, तू यहीं रह सकती है सीलिया के साथ, तुम सीलिया को कंपनी दो। रोजालिंड को डिटेन कर लिया गया था। डिटेन करने का मतलब वैसे होता कैद कैद कर लेना, नज़रबंद कर देना, पर उसको वहाँ रख लिया गया था सीलिया के लिए। डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, ये ड्यूक फ्रेडरिक उसका छोटा भाई जो राजा बन गया था इलीगल तरीके से। द टू गर्ल्स शेयर्ड ए वेरी गुड रिलेशनशिप एंड रोजालिंड वाज इक्वली लव्ड बाय द न्यू ड्यूक। दोनों लड़कियां बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करती थी, यानी उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। और जो नया ड्यूक था, जो नया राजा बना था, वो भी रोजालिंड से प्यार करता था, ऐसी बात नहीं थी। वी ऑल्सो लर्न थ्रू चार्ल्स दैट द ओल्ड ड्यूक हैज रीच्ड द फॉरेस्ट ऑफ एर्डन। हमें यह भी पता लगता है चार्ल्स के द्वारा, क्योंकि चार्ल्स और ओलिवर की बातचीत में तो ये सब पता लग रहा है हमें। तो चार्ल्स ये बताता है कि जो ओल्ड ड्यूक है वो कहाँ चला गया है, फॉरेस्ट ऑफ एर्डन में चला गया है। एंड वॉज लिविंग मैरीली, और वहाँ खुशी खुशी रह रहा है। लाइक ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड में एक पुराना डाकू था रॉबिन हुड, वैसे रहता था, उसी की तरह ये भी रह रहा है। Charles had come to Oliver out of his love for him to inform that he must ordain his younger brother Orlando, who had decided to contest against him in the wrestling match scheduled to be held the next day, as he was fighting for his reputation and would not spare anyone. अब चार्ल्स ओलिवर के पास आता है अच्छे इरादे से, क्योंकि चार्ल्स को जब ये पता लगता है कि ओरलैंडो उससे कुश्ती लड़ना चाहता है, उसने ओपन चैलेंज किया है, तो वो तो ओलिवर को ये कहने आता है कि भाई अपने भाई को मना लो, मैं उसको मार दूंगा, मेरे हाथों उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो तुम उसको मना लो। लेकिन ओलिवर के मन में क्या होता है, ओलिवर तो चाहता है कि इन दोनों की लड़ाई हो और मेरा जो छोटा भाई ओरलैंडो है वो मारा जाए या घायल हो जाए, मेरे रास्ते से वो हट जाए। तो ये इतनी बड़ी जो लाइन है ना, इसमें यही बात कही है। दोबारा पढ़ते हैं। चार्ल्स हैड कम टू ओलिवर, चार्ल्स ओलिवर के पास आया था आउट ऑफ हिज लव फॉर हिम, क्योंकि वो ओलिवर से प्यार करता था। टू इन्फॉर्म, और वो उसको ये बताने के लिए आया था दैट ही मस्ट ऑर्डेन हिज यंगर ब्रदर ओरलैंडो, कि वो अपने छोटे भाई ओरलैंडो को ऑर्डेन कर ले, यानी रोक ले। हु हैड डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट अगेंस्ट हिम, जिसने उसके खिलाफ लड़ने का निश्चय किया है। कॉन्टेस्ट करने का मतलब लड़ना, डिसाइडेड है निश्चय। तो इन द रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच में शेड्यूल टू बी हेल्ड द नेक्स्ट डे, जो कब होना है, अगले दिन ही होना है। एज ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज रेप्यूटेशन, अब क्योंकि चार्ल्स जो है वो अपनी रेप्यूटेशन के लिए लड़ेगा, क्योंकि अगर वो हार जाता है तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। एंड वुड नॉट स्पेयर एनीवन, तो वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। तो वो पहले कह रहा है कि उसको तुम मना लो, ना लड़े मेरे से। नो कॉम्पिटिटर वॉज लाइकली टू एस्केप विदाउट ब्रेकिंग हिज लिम्स, देयरफॉर इट वुड बी गुड इफ ओलिवर कुड प्रिवेल अपॉन ओरलैंडो एंड रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम। आगे वो एक बात और कहता है कि नो कंपिटिटर वाज लाइकली टू एस्केप, कि उसके खिलाफ उसका कोई भी कंपिटिटर एस्केप नहीं कर सकता, बच के नहीं जा सकता। अगर मेरे से कोई लड़ेगा ना तो मेरा कंपिटिटर एस्केप नहीं कर सकता, भाग नहीं जाएगा, बच के भाग नहीं सकता। विदाउट ब्रेकिंग हिज लिम्स, अपने अंगों को तुड़वाए बिना, यानी अगर मेरे से कोई भी लड़ेगा तो बिना अपने हाथ पैर तुड़वाए बच के नहीं जा सकता। देयरफॉर इट वुड बी गुड, इसलिए ये सही होगा इफ ओलिवर कुड प्रिवेल अपॉन ओरलैंडो, कि ओलिवर ओरलैंडो को समझा ले। प्रिवेल अपॉन का मतलब है अपनी बात रख दे, अपनी बात मनवा ले। एंड रिस्ट्रेन हिम, और उसको रोके फ्रॉम स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ खड़े होने से। ओलिवर गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू शोन दैट ही वाज लुकिंग फॉर, अब ओलिवर को तो वो मौका इतनी जल्दी मिल गया जिसके लिए वो तलाश कर रहा था। ओलिवर ने यही प्लान तो बनाया था कि चार्ल्स के साथ इसकी लड़ाई करवाऊंगा एक दिन और इसको अपने रास्ते से हटाऊंगा। और होता क्या, वो नेचुरली एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ओलिवर अब क्यों मना करेगा ओरलैंडो को, उसको तो ये अवसर चाहिए था। फॉर एंड बिगिंस टू टर्न चार्ल्स अगेंस्ट हिज ब्रदर बाय पॉइजनिंग हिज ईयर्स, और वो फिर चार्ल्स के कान भर देता है कि तेरे को उसके साथ लड़ना ही होगा। चार्ल्स के ईयर्स को पॉइजन कर देता है। ईयर को पॉइजन करने का मतलब कान भरना, उसके खिलाफ दुश्मनी क्रिएट कर देता है। तो चार्ल्स को वैसी ऐसी बातें कहता है कि चार्ल्स का गुस्सा और बढ़ जाता है ओरलैंडो के खिलाफ। ही डिस्क्राइब्स ओरलैंडो एज द मोस्ट ऑब्स्टिनेट, एम्बिशियस एंड ए जेलस पर्सन। वो चार्ल्स को ओरलैंडो के बारे में क्या क्या बताता है कि वो बड़ा ही ऑब्स्टिनेट पर्सन है। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी है, हठी है, एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं उसकी, एंड ए जेलस, और ईर्ष्यालु है वो। Who was also a wicked plotter against his brother, और जो अपने भाई के खिलाफ प्लॉट भी रचता है। प्लॉट रचने का मतलब जाल रचता है, षड्यंत्र करता है। तो वो अब चार्ल्स को ये बताता है कि वो ओरलैंडो ऐसा ही आदमी है, तुम उसको हटा सकते हो रास्ते से, वो बेकार आदमी है। He tells him that if Orlando escapes alive at his hands, then he was very likely to cause hurt to him by indulging in treachery or some devious method. तो वो चार्ल्स को ये भी बताता है कि अगर ओरलैंडो तुमसे बच गया, एस्केप कर गया, जिंदा बच गया,
तो वो क्या करेगा फिर, जिंदा रह गया तो वो उसको हर्ट करेगा। ओलिवर कह रहा है कि मुझे हर्ट करेगा, फिर वो मेरे को परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा? मेरे खिलाफ ट्रैचरी करेगा, षड्यंत्र करेगा, विश्वासघात करेगा, और सम डीवियस मेथड, या फिर कोई ऐसा कपटनुमा मेथड अपना करके मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। तो वो चार्ल्स को ये अच्छी तरह से भर देता है कान कि तेरे को उसको मारना ही है, वो बेकार आदमी है। जबकि चार्ल्स सोचता है कि भाई इसका भाई है, मैं क्यों मारूं, क्योंकि वो ओलिवर से प्यार करता है, उसको ओलिवर से थोड़ा लगाव है। तो वो तो उसको कहता है भी तू अपने भाई को बचा ले। वो कहता नहीं नहीं, मेरा भाई इसी लायक है, उसको मार दो। हैड ही डन सो ही वुड टर्न पेल विद फियर एंड एक रह गई, हाँ, ही एड्स दैट ही हैड नॉट फुल्ली डिस्क्राइब्ड हिज ब्रदर। और वो ये भी कहता है कि उसने अपने ब्रदर के बारे में पूरा किसी को नहीं बताया है। फुल्ली डिस्क्राइब करने का मतलब हर चीज़ बता देना। हैड ही डन सो ही वुड टर्न पेल विद फियर एंड वंडर। और अगर उसने ऐसा किया तो वो डर के मारे पेल हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा डर के मारे और हैरानी के मारे कि इतना बेकार है, अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा तो तुम हैरान परेशान हो जाओगे। Charles leaves with a word to give a fitting treatment to Orlando to the next day and assures him that he would not be able to walk without help. अब चार्ल्स उसको कहता है कि वो ओरलैंडो का बहुत अच्छा इलाज कर देगा, फिटिंग ट्रीटमेंट कर देगा। फिटिंग ट्रीटमेंट का मतलब अच्छी तरह से इलाज कर देगा अगले दिन, और उसको एश्योर करता है कि वो चल के तो नहीं जाएगा अपने पैरों से। ही वुड नॉट बी एबल टू वॉक विदाउट हेल्प, यानी मैं उसका वो हाल कर दूंगा कि वो बिना किसी की हेल्प के चल नहीं पाएगा। Oliver heaves a sigh of relief and plans to encourage Orlando to participate in the contest. अब ओरलैंडो राहत की सांस लेता है। राहत की सांस क्यों लेता है? कि चलो चार्ल्स मान गया उसको मारने के लिए। अब वो ओरलैंडो को इनकरेज करता, प्लान बनाता है कि किस तरह से ओरलैंडो को एनकरेज किया जाए कि इस कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट करे, कहीं ओरलैंडो यहाँ भी छेड़ जाए। बट एट द सेम टाइम एक्नोलेजेस, और उसी समय वो ये बात भी मानता है दैट ही इज़ नोबल इन बर्थ एंड बिहेवियर, कि वो उसका जो बिहेवियर है और उसका जो जन्म है वो बड़ा ही नोबल परिवार में हुआ है, वो अच्छे घर के लोग हैं। एंड दो ही रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन, और हालांकि उसने फॉर्मल एजुकेशन तो हासिल नहीं की, उसको कभी पढ़ाई लिखाई तो नहीं मिली। ही फुल ऑफ लर्निंग एंड बिलव्ड ऑफ ऑल, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही विद्वान आदमी है और सभी का प्यारा भी है। बट स्टिल ही हेट्स हिम, परंतु वो फिर भी उसको नफरत करता है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। एंड ही डज नॉट नो वाई, उसको खुद को नहीं पता कि वो उसको नफरत क्यों करता है। ओलिवर ये बात कह रहा है, ओलिवर ये कह रहा है कि हालांकि मेरा भाई जो ओरलैंडो है वो बहुत ही अच्छे खानदान का तो है ही, क्योंकि हमारा परिवार अच्छा है, उसको मैंने शिक्षा नहीं दी, लेकिन फिर भी वो बड़ा विद्वान आदमी है और सभी उससे प्यार भी करते हैं, ओरलैंडो का व्यवहार ऐसा है, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि मैं उससे नफरत क्यों करता हूँ। ये बात वो खुद स्वीकार करता है कि अच्छा आदमी है ओरलैंडो, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति प्यार बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैं भी नहीं जानता कि मैं उससे हेट क्यों करता हूँ। हेट करने का सीधा सीधा यही कारण है ना, क्योंकि वो भाई है उसका और प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है। अब क्योंकि वहाँ कानून ये था कि पापा मर जाए तो सारा जो कारोबार कौन संभालेगा, बड़ा भाई, लेकिन नैतिकता के नाते उसको अपने छोटे भाई को भी समय देना पड़ता ही है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उस पर खर्चा भी करना पड़ता है। ये बात शायद ओलिवर को पसंद नहीं है, इसलिए वो उसको हेट करता है। तो ये पहला सीन हो गया, एक्ट 1 और पहला सीन। इस पर कुछ कमेंट्स हैं, ये पढ़ लेते हैं, अपने काम की चीज़ है। द ओपनिंग सीन अनफोल्ड्स द कन्फ्लिक्ट, तो जो शुरुआती सीन है ये कन्फ्लिक्ट को अनफोल्ड करता है, उजागर करता है। कन्फ्लिक्ट यानी अनफोल्ड होता है, फोल्ड करना मोड़ देना, अनफोल्ड खोल देना, खोलता है कन्फ्लिक्ट को। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? संघर्ष। संघर्ष हो रहा है ना दो भाइयों में, ये पहले सीन में ही पता लग जाता है कि ओलिवर और ओरलैंडो की बनती नहीं है, और ओलिवर जो है ओरलैंडो के खिलाफ साजिशें रच रहा है। कन्फ्लिक्ट अनफोल्ड करता है, टेंशन अनफोल्ड करता है। टेंशन क्या है, तनाव क्या है दोनों में, ये पता लगता है। एंड द डिस्कॉर्ड, और असामंजस्य है। डिस्कॉर्ड का मतलब मनमुटाव है, बनती नहीं है जो टू ब्रदर्स के बीच में। विच कल्मिनेट इनटू फिजिकल स्कफल दैट हाइटन्स द टेंशन, और उससे फिजिकल स्कफल भी होता है। फिजिकल स्कफल का मतलब उनके अंदर वो हाथापाई भी होती है और टेंशन भी इससे बढ़ती है। तो पहले सीन में एक तो हमें ये चीज़ पता लगती है। दूसरी बात क्या पता लग रही है? चार्ल्स द रेसलर ऑफ द कोर्ट प्रूव्स टू बी द इंपॉर्टेंट मीन्स टू नॉट ओनली अप्राइज द ऑडियंस विद द लेटेस्ट एट द कोर्ट बट ऑल्सो ए फ्राइटनिंग राइवल फॉर ओरलैंडो। चार्ल्स जो कोर्ट का रेसलर है, जो दरबार में रहने वाला एक पहलवान है, उसके थ्रू हमें यह पता लगता है कि कोर्ट में क्या क्या चल रहा है, राजा की जो दरबार है वहाँ क्या चल रहा है। तो हमें पता लगा ना चार्ल्स के थ्रू कि जो ड्यूक सीनियर था उसको उसके छोटे भाई ने हटा दिया और खुद राजा बन गया है। तो ये चीज़ें हमें पता लगती है, और ये भी पता लगता है चार्ल्स के थ्रू कि वो ओरलैंडो का क्या हाल करने वाला, उसके दिमाग में ओरलैंडो के लिए क्या प्लान है। तीसरी बात, द सीन थ्रोज लाइट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ ओरलैंडो। ये जो सीन है ओरलैंडो का जो नेचर है उसके बारे में भी पता लगता है हमें। ओरलैंडो के बारे में पता लगता है कि वो अच्छा आदमी है ना, उसको उसका हिस्सा नहीं मिला, उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया बड़े भाई ने। एंड ओलिवर के बारे में पता लगता है कि ओलिवर किस टाइप का आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसको खुद नहीं पता कि वो उससे हेट क्यों करता है अपने भाई से। और दूसरा, वो अपने भाई को मरवाने के लिए प्लानिंग भी कर रहा है, चार्ल्स को उकसा रहा है।
ओरलैंडो इमर्जेस अनस्कूल्ड यट सोव। ओरलैंडो के बारे में हमें पता लगता है कि वो अनस्कूल्ड है। अनस्कूल्ड का मतलब कभी स्कूल नहीं गया, उसको उसके भाई ने कभी स्कूल नहीं भेजा। यट सोव, लेकिन फिर भी वो अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी उसमें मैनर्स है। सोव का मतलब सभ्य है। इल ब्रेड यट लर्नड, इल ब्रेड है वो। इल ब्रेड का मतलब उसकी पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ। ब्रेड का मतलब होता है परवरिश होना। इल का मतलब कमजोर या खराब, तो उसकी परवरिश तो अच्छी नहीं हुई। यट लर्नड, परंतु फिर भी वो लर्नड है, यानी विद्वान है वो, उसने बहुत कुछ सीख लिया वैसे ही बिना स्कूल जाए। वाइज एंड ब्रेव, ओरलैंडो वाइज भी है, ब्रेव भी है। ही ऑल्सो इमर्जेज एज एन इमेजिनेटिव एंड एग्रेसिव यंग मैन, और वो एक इमेजिनेटिव और एग्रेसिव मैन के रूप में हमारे सामने आता है पहले सीन के अंदर। इमेजिनेटिव का मतलब फुल ऑफ इमेजिनेशन, जो कल्पना हो जिसमें खूब सारी। एग्रेसिव यानी जो आक्रामक हो थोड़ा, उसको गुस्सा भी है। थ्रू हिज स्पीचेस, और ये बात हमें पता कैसे लगती है उसकी स्पीचेस से, उसके भाषणों से, उसके कथन से। द ऑडियंस रीडर गेट्स द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सर रोलांड एंड हिज 3 सन्स, 2 of whom will be chiefly employed in the plot। और हमें एक बात और पता लगती है कि सर रोलांड थे, उनके 3 बेटे थे। 3 कौन कौन से थे? जेकस, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो जिसमें से 2 जो भाई हैं उसका इस प्लॉट के अंदर यूज हुआ, यानी 2 भाइयों की कहानी है इसकी। जेकस का ज़्यादा रोल नहीं है वैसे। देयर इज ए लॉट ऑफ विलनी इन द ओपनिंग सीन, ओपनिंग सीन में विलनी भी बहुत है। विलनी का मतलब खलनायक, विलन से बना है विलनी, यानी जो बुरा व्यक्ति है उसके गुण भी इसमें दिखाए गए हैं। कौन है बुरा व्यक्ति इसमें? ओलिवर है। विच हाउएवर टर्न्स आउट टू बी ए हार्मलेस काइंड, लेकिन वो जो विलेनी है अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। दो ओलिवर इज स्कीमिंग, ओलिवर हालांकि स्कीमिंग आदमी है, यानी चाल चलने वाला आदमी है, एंड क्राफ्टी और चालाक भी है। विलेन येट नॉट ऑफ थ्रेटनिंग टाइप्स, परंतु इतना घातक आदमी नहीं है वो, क्योंकि वो अपने भाई को टांगे हाथ पैर तोड़वाना चाहता है, मारने के लिए, तो हालांकि उसने फिर भी नहीं बोला। तो वो इतना भी खतरनाक आदमी नहीं है, हालांकि है तो वो बेकार आदमी। लाइक इयागो ओथेलो, तो शेक्सपियर का एक और नाटक है ओथेलो, उसके अंदर एक विलेन होता है इयागो, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये कहते हैं कि इयागो की तरह वो खतरनाक नहीं है। ओलिवर इज इनएक्सप्लिकेबली विलेनियस, ओलिवर स्पष्ट रूप से विलेनियस तो है, खलनायक तो है वो। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव वाई द सन ऑफ ए वाइज एंड जस्ट मैन शुड बी सो वाइल हिज अदर 2 ब्रदर्स आर नॉट। और यह बात थोड़ी सी हमें जचती भी नहीं है कि एक अच्छे इंसान का बेटा इतना बुरा कैसे है, जबकि उसके 2 बेटे तो अच्छे हैं। ओलिवर ही बेकार है, ओरलैंडो तो अच्छा है, जेकस भी अच्छा है। तो ये बात थोड़ी सी हमें बिलीव करने में मुश्किल लगती है। लास्ट है, चार्ल्स द कोर्ट रेसलर इज इक्वली हार्मलेस दो ही अपीयर्स टू बी ऑफ ए थ्रेटनिंग काइंड। चार्ल्स जो पहलवान है कोर्ट का, वो भी हार्मलेस सा ही हमें लगता है। ऐसा लगता नहीं कि वो ज़्यादा कुछ कर पाएगा, हालांकि वो थ्रेटनिंग सा लगता तो है, खतरनाक लगता तो है, परंतु शायद ही वो हार्म हो जाए। ही कम्स टू ओलिवर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन ओरलैंडो फ्रॉम फाइटिंग विद हिम। वो ओलिवर के पास आता है ताकि वो ओरलैंडो को रिस्ट्रेन कर सके, ओरलैंडो को रोक सके फाइटिंग करने से। सो दैट ही मे बी सेव्ड एंड इज कन्वीनियंटली ट्रिक्ड अगेंस्ट हिम। हो सकता है कि चार्ल्स को ये लग रहा हो कि कहीं वो हार ही ना जाए उससे। चार्ल्स को कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी तो होगा कि ओरलैंडो तगड़ा आदमी है, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, तो इससे पहले मैं ओलिवर को ये कहता हूँ कि भाई रोक ले उसको, मैं मार दूंगा, नहीं तो ये तो फिर कहने की बात होती है ना। तो ये भी हो सकता है। द लैक ऑफ रियलिटी इन दीज 2 विलेन्स मेक देम हार्मलेस, इसलिए हमें ये दोनों विलेन जो है हार्मलेस लगते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं लगते हैं। एंड इट हिंट्स एट द ट्रायम्फ ऑफ द गुड कैरेक्टर एट द एंड। और इस बात का हमें संकेत यहाँ मिल जाता है कि शायद एंड तक ये दोनों लोग जो हैं सही हो जाएंगे, पटरी पर आ जाएंगे, हो सकता है इनका कैरेक्टर चेंज हो जाए। ओके।